ਹੈਲੋ एवरीवन ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਫੈਂਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਜੁਵੇਨਲ ਅਫੈਂਸਿਸ। ਇਹ LLB थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, पंजाबी यूनिवर्सिटी एंड कहीं और यूनिवर्सिटीज़ का भी होगा। और सेकेंडली मैं आज थोड़ा हिंदी लैंग्वेज भी ट्राई करूँगा मे बी। सो मेरी हिंदी लैंग्वेज काइंड ऑफ दारा सिंह थोड़ा पंजाबी मिक्स रहेगी। सो यू पीपल विल हैव टू लाइक अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली आपको थोड़ा सहना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से, सब्जेक्ट की ये है क्या। तो असल में जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड एंड जुवेनाइल ऑफेंसेस। सिमिलरली असल में क्या है, जो ऑफेंसेस होते हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट, लाइक जिनमें चाइल्ड विक्टिम्स रहते हैं, उसके बारे में बात होगी। और जुवेनाइल ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस बच्चों के द्वारा किए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली है क्या, द सब्जेक्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड एंड जुवेनाइल offenses details with the legal framework that protects children from abuse, exploitation, neglect, violence and criminal victimization। सो क्या है, ये सब्जेक्ट ऐसा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अब्यूज़ से, एक्सप्लॉयटेशन से, नेगलेक्ट से, वायलेंस से, क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन से बच पाएँ। मतलब कि किसी न किसी भी मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार होने से बच पाएँ। तो उस चीज़ पे के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग सिचुएशंस वेयर चिल्ड्रन देमसेल्व्स कम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, लाइक उन सिचुएशंस को डील करने के लिए भी फ्रेमवर्क देता है जहाँ पे खुद बच्चे लॉ के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और लाइक इन कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं लॉ के। मतलब वो खुद से कोई ऐसा काम कर देते हैं जो लॉ के अगेंस्ट रहता है, मतलब कि वो खुद ऑफेंडर्स बन जाते हैं। दिस सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग दैट चिल्ड्रन आर नॉट मिनिएचर अडल्ट्स। तो मिनिएचर अडल्ट्स होता है लाइक दे आर नॉट कैपेबल मेंटली टू टेक डिसीजंस लाइक अडल्ट्स। वो दिमागी तौर से उतने मतलब कैपेबल नहीं होते कि वो अडल्ट्स की तरह ही कर पाएँ। तो इंडिविजुअल्स विद इंस्टेड वो क्या रहते हैं, इंडिविजुअल्स विद डिस्टिंक्ट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स। इंस्टेड उसकी जगह पे वो क्या हैं, बच्चे क्या हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी डिफरेंट है, उनकी साइकोलॉजिकल मतलब कि मानसिक भी स्ट्रेंथ है जो डिफरेंट है, इमोशनल नीड्स भी उनकी डिफरेंट हैं, जो सोसाइटी में नीड्स हैं उनकी वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस रिकग्नाइजेस चिल्ड्रन एज वल्नरेबल क्लास रिक्वायरिंग स्पेशल प्रोटेक्शन। जो आज की मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो वो क्या कहती है, वो उनको कंसीडर करती है कि वो एक वल्नरेबल, मतलब कि वो उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो इजीली नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनको उस क्लास में कंसीडर करता है। एंड ये भी मानता है कि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, स्पेशल सुरक्षा की ज़रूरत रहती है इस क्लास को। एंड देयरफॉर ordinary criminal law principles are modified when offenses involving children either as victims or offenders। तो किया जाता है कि जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉज हैं हमारे पास, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है जब किसी तरह की एक्टिविटी में कोई बच्चा शामिल हो। द सब्जेक्ट ड्रॉज हैविली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं जो उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि यह सब्जेक्ट अपने रूल्स लॉज ड्राइव करता है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से भी, वेलफेयर लेजिस्लेशन से भी, पीनल लॉ से भी। तो मतलब क्या है कि कुल मिला के ना ये जो सब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी जगह से लॉज लेता है और उनको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करते हुए ऐसे लॉज तैयार करता है जिसके अंडर बच्चों को एक बच्चों के लिए माहौल बना के दिया जा सके और उसी माहौल में उनकी जो भी कन्विक्शन होनी है या फिर उनका मतलब प्रोटेक्शन होनी है, वो दोनों चीज़ें बच्चों के हिसाब से की जा सके, सो दैट कि वो मेंटली जब फिज़िकली अब्यूज़ ना हो। सो स्पेशली आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 एंड भारतीय न्याय संहिता
2023। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस चीज़ में और भी चेंज आई है। तो कुल मिला के अगर बात करूँ मैं टोटली क्या है इस सब्जेक्ट में क्या रहता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि बच्चों का ना तो उतना दिमाग होता है, ना ही उनकी उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, तो ना ही उनको उतना अच्छे का ना ही बुरे का मालूम होता है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, जो हम लोगों के लिए अडल्ट के लिए जो रूल्स रहते हैं वो उस हिसाब से डील नहीं नहीं किया जाता। उसके अलावा उसकी बजाय वहाँ पे क्या किया जाता है, रूल्स को मॉडिफाई किया जाता है, उनको मतलब लीनियंट बनाया जाता है, उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है सो दैट कि उन चीज़ों को बच्चों पे अप्लाई करते हुए उनको बिना नुकसान पहुँचाए इन चीज़ों को का निपटारा किया जा सके, इन चीज़ों से जूझा जा सके। ओके, फर्दर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके डिस्कस करते हैं हम लोग मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। सो बेसिकली मीनिंग क्या है, जैसे कि आप जितना हमने एक्सप्लेन किया वहाँ से समझ ही गए होगे। इन लीगल टर्म्स ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन रेफर टू द एक्ट्स और omissions punishable by the law which harm or endanger the life, dignity and development or well-being of the person below the legally defined age of childhood। तो क्या रहता है कि एक तो इसमें मीनिंग क्या है इसका, कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं बच्चों के खिलाफ, ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड रेफर्स टू द एक्ट्स और मिशंस पनिशेबल, ये उन एक्ट्स के बारे में बात करता है जो पनिशेबल हैं बाय लॉ, जिनसे क्या हो सकता है, लाइफ को खतरा हो सकता है, डिग्निटी को खतरा हो सकता है, डेवलपमेंट को खतरा हो सकता है, वेलबींग को खतरा हो सकता है किसी भी पर्सन की जो कि एक लीगली डिफाइंड एज से नीचे है। और लीगली डिफाइंड एज क्या है बच्चों के लिए, 18, जो जनरल एज है दैट इज़ 18। सो 18 साल से जो नीचे का बच्चा है, जब उनको इन्वॉल्व करते हुए किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो वो आता है चाइल्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड में। तो उसे हम ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड में लेते हैं। और सेम जगह पे जो जुवेनाइल ऑफेंसेस हैं वो क्या रेफर करते हैं, जुवेनाइल ऑफेंसेस रेफर्स टू द अनलॉफुल एक्ट्स कमिटेड बाय द चिल्ड्रन। तो ये रेफर करते हैं उन एक्ट्स के बारे में जो एक्ट अनलॉफुल हैं, मतलब जो बच्चों ने किए हैं, वो अपराध जो बच्चों ने किए हैं, who are treated differently from the adults due to their age and lack of full criminal maturity, जो कि एक अलग तरह से, एक स्पेशल तरह से ट्रीट किए जाते हैं बिना अडल्ट की तरह ट्रीट किए से, क्योंकि उनका जो दिमागी लेवल है या फिर क्रिमिनल मैच्योरिटी है वो पूरी नहीं है, वो कम है, वो अडल्ट नहीं है, वो प्रॉपरली डिसीजन तो क्या होता है कि वो लीगली डिफाइंड नहीं होते कि वो लीगली प्रॉपरली डिसीजन ले सकते हैं। तो क्रिमिनल मैच्योरिटी को लो आंका जाता है और उसके हिसाब से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि उन्हें स्पेशल तरीके से उनके उन ऑफेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। अगर हम स्कोप की बात करें तो इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, इसका सब जो स्कोप काफ़ी वाइड है, क्योंकि ये अगर बात करें तो ये डील करता है बच्चों के साथ। और बच्चे, हमें पता है, सब किसी भी सोसाइटी का भविष्य होते हैं, और बच्चे ही वो होते हैं जो उस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जीने वाले होते हैं, और उन्हीं का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बड़ा होता है। तो इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। सो पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं स्टार्ट। क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन सच एज अबैंडनमेंट, एक्सपोजर, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस, चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी जितने भी क्राइम्स होते हैं बच्चों के अगेंस्ट इस तरह के, उनको डील करने के लिए ये सब्जेक्ट आता है वहाँ पे। ये वहीं हर जगह पे उनको एड्रेस करता है। अभी अबैंडनमेंट की बात करें तो जहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, माँ बाप कई बार हमने सुना है कि रेलवे स्टेशन पे बच्चे को छोड़ गए, वो नहीं उसको मतलब सपोर्ट कर सकते थे, या फिर किसी और वजह से छोड़ गए, या फिर एक्सपोजर में रहता है कि उन्होंने कहीं पे उसको ऐसी जगह पे छोड़ दिया, या ना चाहते हुए भी छोड़ दिया जहाँ पे उन्हें पता था कि उसको खतरा हो सकता है। लाइक कोई माँ बाप कोई चीज़ लेने चला गया बच्चे को हाईवे के साथ में खड़ा करके, जबकि उसको पता है कि बच्चा रोड पे जाके एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोजर। ट्रैफिकिंग आपको पता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो बच्चों का मतलब खरीदना बेचना, किसी और पर्पज़ के लिए उनको उठा के ले जाना, वो चीज़।
सेक्सुअल ऑफेंस आपको पता है आजकल सेक्सुअली बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है, वो चीज़ें। चाइल्ड लेबर, बच्चों को उठा के लेबर बना लिया जाता है, वो चाइल्ड लेबर आ जाता है। एक्सप्लॉयटेशन, उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉयट करना, अब्यूज़ करना, उनको मारना पीटना या फिर सेक्सुअली अब्यूज़, तो वो इसमें आ जाता है। और सेकंड सेगमेंट पे जाएं तो वो आता है लीगल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। तो जो लीगल ट्रीटमेंट रहता है, जो बच्चे किसी तरह के क्राइम कमिट करते हैं, फोकसिंग ऑन द रेफर्मेटिव रैदर देन प्यूनिटिव जस्टिस। तो वो क्या रहता है, वो फोकस करता है रिफॉर्मेटिव, मतलब कि उनको बदलने में, इंस्टेड ऑफ प्यूनिटिव, उनको सज़ा देने की जगह पे उनको बदलने में विश्वास रखता है और फोकस करता है। इंट्रैक्शन बिटवीन क्रिमिनल लॉ, इसमें क्या रहता है, इंट्रैक्शन रहती है क्रिमिनल लॉ के अंदर भी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर भी, चाइल्ड वेलफेयर लॉ के अंदर भी एंड इंटरनेशनल लॉ, ये सभी को इंक्लूड करके चलता है। तो कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है, सारी चीज़ों को ड्राइव करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सोल्यूशंस निकाले जाते हैं। स्टडी ऑफ द प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स, सो जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स रहते हैं उनकी स्टडी रहती है। इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स बनाए जाते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम तैयार किया गया है और तैयार किया भी जाता है, उसकी कोशिश रहती है। दस द सब्जेक्ट इज़ बोथ प्रोटेक्टिव एंड रिफॉर्मेटिव। तो क्या कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट प्रोटेक्टिव भी है, रिफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि इधर तो बच्चों को बचाया जा रहा है और जहाँ पे बच्चे क्राइम भी कमिट कर रहे हैं वहाँ पे भी उन्हें रिफॉर्म किया जा रहा है। प्यूनिटिव बिहेवियर नहीं है, सज़ा नहीं दी जा रही किसी चीज़ के लिए, कोशिश की जा रही है कि वो उनको सही करने की, और स्पेशल ट्रीटमेंट से उनको मतलब सही करने की कोशिश की जाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो इसको पढ़ने का इम्पॉर्टेंस क्या है। स्टडी ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन इज़ क्रूशियल बिकॉज चिल्ड्रन फ्रॉम द फाउंडेशन चिल्ड्रन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, जो मैंने बात बोला था, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चिल्ड्रन ही नींव रखते हैं सोसाइटी की, किसी भी सोसाइटी की। एनी हार्म इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम हैज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज नॉट ओनली द इंडिविजुअल चाइल्ड बट ऑल्सो फॉर द सोशल स्टेबिलिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो किसी तरह का भी जो भी उन पे असर होने वाला है वो असर लंबा रहता है, क्योंकि बच्चों ने लंबा जीना होता है, हम लोगों से ज़्यादा लंबा टाइम जीते हैं वो। तो वो सिर्फ उन्हीं पे नहीं रहता, वो जहाँ भी जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी पे भी होता है, जिस देश में रहते हैं उस देश की डेवलपमेंट भी होता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि उनको सुधारा जा सके, उनको बेटर जीना सिखाया जा सके, इंस्टेड ऑफ उन्हें किसी तरह की सज़ा देने के। अगर बात करें तो लीगली चिल्ड्रन लैक द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ये बात ये लीगली वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। असर्ट देयर राइट्स इफेक्टिवली, अपने राइट्स की मांग नहीं रख सकते प्रॉपरली। दिस मेक्स देम ससेप्टिबल टू अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन एंड नेग्लेक्ट। तो ये उनको एक सॉफ्ट टारगेट बना देता है, किस चीज़ के लिए, उनके साथ अब्यूज़ हो सकता है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई, उनको अनदेखा कर सकता है, नेग्लेक्ट कर सकता है। Then studying this subject equips future lawyers, judges, policymakers and educators too। तो जे के अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से जो भी फ्यूचर में लॉयर्स बनने वाले हैं, जजेस बनने वाले हैं, पॉलिसी मेकर्स बनने वाले हैं, एजुकेटर्स बनने वाले हैं, उनको क्या मिलता है, वो दे अंडरस्टैंड चाइल्ड सेंट्रिक लॉज एंड सेफ गार्ड्स। उनको ये अंडरस्टैंड करना इजी होता है कि चाइल्ड सेंट्रिक लॉज एंड कैसे बनेंगे एंड सेफ गार्ड्स क्या हैं उनके लिए। इंटरप्रेट पैनल प्रोविजंस इन ह्यूमन एंड परपोजिव मैनर, तो वो जो भी पीनल प्रोविजंस होती हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं ज़्यादा ह्यूमन वे में, ज़्यादा इंसानी मतलब दिल से जा लगा लो, इंसानी तरीके से, सो दैट के क्रूअल ना हो, कुछ भी हार्श ना रहे बच्चों के लिए, उस तरीके से। और प्रपोजिव मैनर में बैलेंस सोसाइटल प्रोटेक्शन, वो बैलेंस कर पाते हैं सोसाइटल प्रोटेक्शन को भी और साथ में इंडिविजुअल रिहेबिलिटेशन को भी। तो इसमें क्या रहता है कि बच्चों को दोबारा से सोसाइटी में कैसे रिहेबिलिटेट कर पाए, उस चीज़ को भी वो देख पाते हैं। इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स ऑब्लिगेशंस,
इम्प्लीमेंट करना उनको आसान हो जाता है, समझ पाते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को और इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स को, तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं उनके लिए। फ्रॉम एन एग्जाम एंड प्रोफेशनल परस्पेक्टिव, एग्जाम और प्रोफेशनल परस्पेक्टिव से दिस सब्जेक्ट टेस्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कंबाइन ब्लैक लेटर लॉ विद सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स। तो किसी भी तरह के कितने कितने भी हार्श लॉ को ये सोसाइटी के जस्टिस प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो हमारे मतलब सोसाइटल जस्टिस प्रिंसिपल्स आ गए, जैसे कि जो सोसाइटी में परंपरा से चल रही हैं चीज़ें, हाँ कि इसको इतना हक मिलना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे से कोई काफ़ी गहरा क्राइम हो गया, कोई बड़ा क्राइम हो गया, तो उसको बच्चा समझ के हम लोग काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं सोसाइटी में, सेम वे से ट्रीट करता है लॉ उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग नॉर्मेटिव फाउंडेशंस फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस प्रोवाइड करता है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ में कहता है कि क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सभी को एक बराबर समझेगा लॉ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा ट्विस्ट रहता है, इंश्योर्स इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सभी के लॉज की प्रोटेक्शन भी रहती है और इक्वेलिटी भी रहती है। इन चाइल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस इक्वेलिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। इक्वेलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देना है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल लॉज इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनली उनके लिए स्पेशल कानून की प्रोविज़न है जो उसको रीजनेबल माना गया है, क्योंकि वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशंस के थ्रू आती है। तो जिसमें सबसे बड़ी मेन जो पॉइंट रहता है वो है आर्टिकल 15(3) सब क्लास 3। इसमें क्या बोला गया, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये प्रॉपर प्रोविज़न मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि हम लोग या फिर हम लोग नहीं, मेनली लॉ मेकर्स, लेजिस्लेशन स्पेशल लॉज तैयार कर सकती है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, क्योंकि ये वुमेन एंड चिल्ड्रन आर बोथ द क्लासेस जिनमें ये माना जाता है कि इनकी सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की जाती है सोसाइटी के द्वारा, और ये उतने कैपेबल नहीं होते अपने राइट्स को असर्ट करने में। सो मोस्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन लेजिस्लेशंस ड्राइव कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमिटी फ्रॉम दिस प्रोविजन ओनली। तो इस प्रोविज़न से क्या है कि सारे की सारी जितनी भी लेजिटिमिटी मिल रही है या फिर मतलब आ रही है, जितने भी लॉज बने हैं वो सबसे पहले इस प्रोविज़न से है। सेकेंडली अगर बात करें हम लोग, तो सेकेंडली आर्टिकल 21 में बोला गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। तो इसकी वायलेशन है, अगर किसी बच्चे के साथ किसी तरह का कोई क्राइम होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ किसी तरह का कोई धक्का किया जाता है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे भी वो हमला माना जाता है। तो उस जगह से भी उसको बैकअप मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मिलता है। जैसे आर्टिकल 21 हैज़ बीन जुडिशली एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द राइट टू लिव, इसमें राइट टू लिव भी ऐड किया गया है, विद डिग्निटी, सेफ्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड डेवलपमेंट। सो इन किसी भी चीज़ में अगर किसी तरह की कोई वादा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे बच्चे को स्पेशल राइट्स मिलते हैं। बच्चे को नहीं, सभी को मिलते हैं एज अ सिटीजन। सो वो जो चिल्ड्रन के लिए राइट्स बनाए गए हैं उसको बैक करते हैं, उसको मतलब सपोर्ट करते हैं। एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट अ चाइल्ड डायरेक्टली वायलेट्स आर्टिकल 21। तो किसी तरह का भी कोई अगर वायलेंस होता है तो वो वायलेट करता है डायरेक्टली 21 को, आर्टिकल को। आर्टिकल 21A में लिखा गया राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन क्या करता है, दिस आर्टिकल गारंटीज द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। तो ये क्या करता है, मैंडेटरी करता है एजुकेशन को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, रिकॉग्नाइजिंग एजुकेशन एज अ टूल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड क्राइम। एक्सप्लॉयटेशन एंड क्राइम के अगेंस्ट उनको जो वेपनाइज करता है वो एजुकेशन करता है, उनको मतलब कि जो सुरक्षा देने की
देने की क्षमता रखता है, वो एजुकेशन रखता है। इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हुए उन्होंने ये लॉ भी डाला है। इसके अलावा आर्टिकल 23 से भी आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग होगी, या बॉन्डर लेबर होगी, या फिर फोर्स्ड वर्क हो गया, उस तरह की किसी एक्टिविटी में इंडल्ज किया जाता है बच्चों को, तो वहाँ पे ये प्रोविज़न उन्हें बचाती है, बैक करती है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो ये प्रॉपरली ही बच्चों के लिए रहता है, जहाँ पे 14 साल से कम के बच्चों के लिए फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, या किसी भी खतरनाक जगह पे, हज़ार्डियस ऑक्यूपेशन पे काम करना सख्त मना है। टुगेदर दीज प्रोविजंस क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल सील्ड अराउंड चाइल्डहुड। तो इन जब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड की गई हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या करती हैं, कंबाइन होके एक बच्चे को या फिर उनके चाइल्डहुड को शील्ड करती हैं, उसको बचाती हैं, उसके लिए प्रोविजंस एंड राइट्स प्रोवाइड करती हैं बच्चों को, जिनसे उनकी प्रोटेक्शन हो सके। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें आता है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989। तो वहाँ पे क्या था, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 इज़ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन चाइल्ड राइट्स। इंडिया रेटिफाइड इट इन 1992। इंडिया ने इस पे साइन किए थे 1992 में, रिकग्नाइज किया था इसको। एंड UNCRC इज़ बेस्ड ऑन 4 कोर प्रिंसिपल्स। इसके 4 कोर प्रिंसिपल्स थे। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में। राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, मतलब कि सर्वाइवल के लिए और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए राइट उसका प्रोविज़न दी गई थी। और उसके अलावा नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता बच्चों के साथ। रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज़ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के खुद के व्यूज़ की भी रिस्पेक्ट की जाएगी। टू ऑब्लिगेट इट ऑब्लिगेट स्टेट्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज़। ये ऑब्लिगेशन पैदा करती है स्टेट्स के लिए बच्चों को बचाने के लिए, किस चीज़ से, अब्यूज़ से, किसी तरह के नेगलेक्ट से, एक्सप्लॉयटेशन से, वायलेंस से। टू एस्टेब्लिश चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम, सो दैट के एक चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम बनाया जा सके उसके लिए। इंडियन चाइल्ड लॉज इंक्लूड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट और deeply influenced by the UNCRC। जो हमारे पास अभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जेज एक्ट बोलते हैं उसको, जिसको, और उसके बिना ऑक्सो एक्ट है, ये दोनों के दोनों एक्ट्स डीपली माना जाता है कि डीपली इन्फ्लुएंस हैं जो कन्वेंशन हुई थी उससे। कंसेप्ट ऑफ लीगल डुअलिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। इसमें प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर की बात रहती है बच्चों के। लीगल डुअलिज्म इज चाइल्ड लॉ रेफर्स टू टू फोल्ड अप्रोच। इसमें टू फोल्ड अप्रोच रहती है। अडॉप्टेड बाय द लीगल सिस्टम, अब हमारे लीगल सिस्टम ने अडॉप्ट किया हुआ है इसको। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एज विक्टिम्स, अगर वो विक्टिम है तब भी उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी बाय द लॉ, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड बाय द एज द विक्टिम्स। एंड ऑल्सो वेलफेयर एंड रिफॉर्म ऑफ द चाइल्ड एज ऑफेंडर्स, अगर वो ऑफेंडर्स भी हैं, उनसे वो कोई क्राइम भी हुआ है, उस टाइम पे भी उनके वेलफेयर के लिए, जिस मतलब कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उनका वेलफेयर हो जिस चीज़ में, उनकी बेहतरी हो जिस चीज़ में, और रिफॉर्म ऑफ द चाइल्ड, किस तरह से उन्हें बेहतर किया जा सके या फिर ठीक किया जा सके, उस चीज़ पे फोकस रहता है। चिल्ड्रन आर ट्रीटेड साइमल्टेनियसली एज राइट होल्डर्स हु नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्म। तो असल में क्या रहता है, उन्हें राइट होल्डर्स माना जाता है, उनके पास अधिकार हैं प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह के खतरे से। और साथ में उनको माना जाता है कि इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ रिफॉर्म रेदर देन पनिशमेंट। उनको वो नागरिक माना जाता है जो इंस्टेड ऑफ कोई जिनको किसी तरह की सज़ा देने की बजाय बेटर है कि वो पनिशमेंट की बजाय दे आर मोर कैपेबल टू रिफॉर्म, उनमें कैपेबिलिटी ज़्यादा है सही होने की, अच्छे होने की, और एक अच्छा नागरिक बन पाने की। दिस डुअलिज्म इंश्योर्स द क्रिमिनल लॉ डज नॉट बिकम अप्रेसिव। ये डुअलिज्म है जो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि जो क्रिमिनल लॉज हैं वो उन पे हावी ना हो पाएँ, और साथ ही में वेलफेयर लॉज डज नॉट बिकम टूथलेस। तो जो वेलफेयर लॉज हैं
वो बिल्कुल ही मतलब बिना दांतों के ना हो जाए, उन पे बिल्कुल बिल्कुल ही अपनी पावर ना खो दें। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के रखता है। अगर आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड की कंसेप्ट जो रहेंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, जिसमें सबसे पहला है चाइल्ड। चाइल्ड क्या रहता है? चाइल्ड जनरली मीन्स अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, दो द एज मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्यूट। तो क्या रहता है, बेसिकली तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि 18 साल से नीचे का जो रहता है वो चाइल्ड ही रहता है, लेकिन फिर भी स्टैट्यूट्स जैसे जैसे चेंज होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो लॉज हैं ये सारे के सारे लॉज काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस से ड्राइव होते हैं। तो जो भी स्टैट्यूट उस टाइम पे उस सिचुएशन पे अप्लाई हो रहा होगा, अगर उस स्टैट्यूट में जो डिफाइंड एज है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड माना जाएगा। तो सेकेंडली जाते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल क्या रहता है? जुवेनाइल इज अ चाइल्ड हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ मैच्योरिटी एज डिफाइंड बाय द लॉ एंड इज सब्जेक्ट टू स्पेशल ट्रीटमेंट। तो जुवेनाइल वो बच्चा रहता है जिसके, ठीक है, कोई उसने कोई ऑफेंस तो किया है, उसने वो कन्फ्लिक्ट में है लॉ के साथ, लेकिन अभी भी उसने मेच्योरिटी की एज क्रॉस नहीं की है, दैट इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज, और लाइक अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट दैट वी आर डीलिंग विथ। जो स्टैट्यूट होगा उसके हिसाब से, जिसमें हम लोग उसकी मतलब कि जो भी ट्रायल चल रहा होगा उसमें क्या डिफाइंड है उसके हिसाब से रहता है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कौन सा रहता है? अ चाइल्ड alleged or found to have committed an offence who was below 18 years on the date of the commission of the offence। ये उस बच्चे की बात रहती है जो 18 साल से कम था और पाया गया कि उसने किसी तरह का कोई क्राइम किया है, किसी तरह की कोई गलत एक्टिविटी की है, लेकिन पर उसके जब उसने वो एक्टिविटी की उस टाइम पे ही वॉज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, अगर इसको CP भी बोलते हैं, तो वो कौन सा बच्चा है जो इसको बोला जाता है कि वो केयर की और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अ चाइल्ड हु इज़ होमलेस, जिसका कोई घर नहीं है उसको भी हम इसमें मानेंगे। अबेंडन्ड, जिसको किसी ने छोड़ दिया है। अब्यूज्ड, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक्सप्लॉइटेशन, जिसको किसी ने एक्सप्लॉइट किया है। नेग्लेक्टेड, जिसकी किसी ने अनदेखी कर दी है। अदरवाइज वल्नरेबल और रिक्वायर्स स्टेट केयर एंड प्रोटेक्शन, और किसी भी अदर रीज़न से जिसके वजह से वो मतलब कि बच्चा किसी तरह का किसी गंभीर प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, तो एंड वो स्टेट की गवर्नमेंट की स्टेट की देश की प्रोटेक्शन उसको चाहिए, देन ही इज़ कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और डोली इन कैपेक्स अंडर भारतीय न्याय संहिता, इसका मतलब द डॉक्ट्रिन ऑफ डोली इन कैपेक्स मीन्स इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग क्रिमिनल इंटेंट। तो इसमें बोला जाता है सिंपली कि जो मतलब कि उसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते कि वो किसी तरह का क्रिमिनल इंटेंट या फिर इंटेंशन रख सकता है। तो इसमें क्या रहता है, जो इसमें प्रोटेक्शन दी गई है वो सेक्शन 61 में दी गई है BNS में, जिसमें बोला गया कि अ चाइल्ड बिलो द 7 ईयर्स इज absolutely immune from the criminal liability. The law conclusively presumes absence of mens rea। सो एक्चुअली द थिंग इज मेंस रिया होता है इंटेंशन के बारे में होता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो 7 साल से कम का बच्चा है तो उसे तो प्रॉपरली ही इम्यून कर दिया जाता है, उसको किसी तरह की सज़ा नहीं दी जाती कोई भी क्राइम हो जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि वो उसकी इंटेंशन हो ही नहीं सकती, वो इनकेपेबल है किसी चीज़ को डिसाइड करके करने की, कि वो डिसाइड कर ही नहीं सकता कि मैंने ये क्राइम करना है, और उसको नहीं पता होता कि इसके एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो जिसकी इंटेंशन ही नहीं हो सकती तो उसके लिए तो उन्हें पेनलाइज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली देन आता है सेक्शन 62 ऑफ BNS, जिसमें क्या रहता है, अ चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 ईयर्स इज कंडीशनली लायबल। जो 7 साल से 12 साल का बच्चा रहता है उसको कंडीशनली लायबल माना जाता है। उसमें कंडीशन क्या रहती है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेदर द चाइल्ड हैड सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। अगर वो बच्चा उस टाइम पे उसकी एवेल्यूशन की जाती है, पाया जाता है कि उस बच्चे को एग्जैक्टली पता था, उसका माइंडसेट इतना बड़ा था या फिर इतना कैपेबल था उसका दिमाग कि वो जानता था कि जो भी वो काम कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली में क्या होने वाले हैं, वो क्राइम को समझता था, लेकिन समझते हुए भी उसने क्राइम को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को उसको किया, देन उसको ट्रायल किया जा सकता है जुवेनाइल कोर्ट्स में और उसे एज एन जुवेनाइल कंसिडर किया जा सकता है। तो ये कंडीशन रहती है।
दिस डॉक्ट्रिन रिफ्लेक्ट्स द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अलाइंस विद द रिफॉर्मेटिव जस्टिस। तो ये क्या है कि ये प्रॉपरली डिफाइन करता है इस लॉ को कि ये कैसे एक बच्चे के साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए और उसकी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। और ये भी अलाइन करता है रिफॉर्मेटिव जस्टिस को, जिसमें मतलब उन्हें सुधरने का मौका दिया जा सकता है, उस तरह के कानून को सपोर्ट करता है ये भी। और इसमें एक दो एक्सेप्शंस रहती हैं कि कई बार क्या रहता है, कोई स्पेशल चाइल्ड है, जैसे उसको मतलब प्रॉपरली नहीं पता, जैसे ऑटिज़म के शिकार हैं कुछ बच्चे, अगर उन केसेस में कोई बच्चा 7 से 12 साल का है, किसी तरह की स्पेशल एड की ज़रूरत रहती है उसको, वहाँ पे कोई किसी तरह का कुछ उससे क्राइम हो जाए, तो वो बच्चे मतलब फ्री रहते हैं, उनको वो इम्यूनिटी रहती है। अदरवाइज कंडीशनल रहता है, एवेल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर एवेल्यूएट होता है देन वो एज ए जुवेनाइल कंसिडर होकर उसका ट्रायल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इतनी ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है सब्जेक्ट की। देन फर्दर मूव करेंगे एंड जो मतलब इसमें पढ़ने लायक है, जो कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।